हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन सर स्वागत करता हूं आपके एबीएस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एबीएस कोचिंग क्लासेस की तरफ से दो अलग अलग टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज और सब्जेक्ट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से हम सब्जेक्ट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू आपको प्राप्त होंगे और इसके माध्यम से आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकेगा और साथ ही साथ आपको प्रश्नों को समझने में भी आसानी होगी कि किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज की और यह सीरीज भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होगा। तो पहला प्रश्न है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और बक्सर का युद्ध जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है तो उसके बाद बंगाल का जब शासन व्यवस्था उनके हाथों में आता है तो बंगाल की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, अगर पेपर में यह प्रश्न पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, जो प्रश्न 1 है और प्रश्न 2 दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। पहले प्रश्न में पूछा गया था बंगाल का पहला गवर्नर और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी कि जब कंपनी की शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। तो ये समझिएगा पहले प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को ध्यान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई थी। और अगर यह भी प्रश्न पूछ ले कि भारत में पहला उच्चतम न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, अगर वर्ष का भी पूछ ले कि किस ईयर, तो 1774 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको पता होगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहां पर 1881 ना होकर 1781 और 1782, 1783 और 1784 ये ऑप्शन होंगे आपका। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को 1781 में पास किया गया था, याद रखिएगा। और ये क्यों आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट को 1781 में पास किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिली थी? तो यह प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली थी। तो 1813 के अधिनियम के अंतर्गत, याद रखिएगा, 1813 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था? और आपके ऑप्शन है 1773 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम। तो आपको पता होगा कि भारत के राज्य सचिव पद का सृजन 1858 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, 1858 के अधिनियम में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे।
तो 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ही भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था और भारत के जो गवर्नर जनरल का जो पद होता था तो वह पद समाप्त कर वायसराय का पद लाया गया था। तो वायसराय का पद और साथ ही साथ भारत में राज्य सचिव पद का नया सृजन, तो यह व्यवस्था की गई थी 1858 के अधिनियम के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में देश में पहली बार द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था? तो द्विसदनी व्यवस्था यानी कि दो सदनों की व्यवस्था या लोकसभा और राज्यसभा जिस तरह से होती है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि किस अधिनियम में देश में पहली बार द्विसदनी व्यवस्था का आरंभ किया गया था। और आपके ऑप्शन है 1853 के अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पेपर में पूछा भी जा चुका है कि जो ये दो सदनों वाली व्यवस्था होती है लोकसभा और राज्यसभा, तो देश में पहली बार द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों देश में पहली बार द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो इसको याद कर रख लीजिएगा कि भारत में द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और पेपर में यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, जिसको जाना जाता है 1909 का अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड मिंटो के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई और जिसके तहत लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर, जो पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1909 के अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 या 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। तो आपको पता होगा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और 1935 के अधिनियम से और 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत देश में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 1935 जो भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था और साथ ही साथ वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? अंतरिम सरकार यानी कि जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू होने वाला था उस वर्ष और देश आजादी की राह में था, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 में किया गया था, आपको पता होगा ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था? तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार, या 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान, जो 3 तरह की सूचियां होती है, संघ सूची जिस पर
केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार नियम बनाती है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो इनका प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो पहले तो यह समझना जरूरी होता है कि पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली, जो गवर्नर होते थे या वायसराय, उन्होंने यह मांग की थी कि उनकी जो कार्यकारी शक्ति है तो उसको बढ़ा दी जाए, और यही कहलाती थी पोर्टफोलियो प्रणाली, यानी कि वायसराय की शक्ति में विस्तार को पोर्टफोलियो प्रणाली कहा गया। तो पोर्टफोलियो प्रणाली की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो पोर्टफोलियो प्रणाली की मांग लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। अगर यह भी प्रश्न में पूछे कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था 1858 के अधिनियम के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो दोस्तों 1833 के अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के जो गवर्नर होते थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अगर प्रश्न ये पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह भी याद रखिएगा कि जब भारत आजाद हुआ था वर्ष 1947 में, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। ठीक है, इटली थे, याद रखिएगा, क्लेमेंट इटली, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत आजाद हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बस पूछा गया है, तो यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो एक प्रश्न से ये दो प्रश्न बन गए आपके कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? तो यह भी महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल वर्ष 1947 में बनाया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 में किया गया था, जिसका प्रश्न आपको मिल चुका है। और इसमें बात की गई है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था जिसका गठन वर्ष 1947 में किया गया था, उसमें आर.के. षणमुगम शेट्टी को भारत के जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर, तो राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह भी याद रखिएगा। वित्त मंत्री कौन? तो वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम शेट्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग मिला था, और डॉक्टर जॉन मथाई तो इन्हें रेलवे परिवहन विभाग मिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब से की गई थी? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती थी तो उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो दोस्तों यह शुरुआत की गई थी 1861 के अधिनियम में। याद रखिएगा ये 62 नहीं, ये 61 है। 1861 के अधिनियम के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत 1861 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए सिविल सेवा की शुरुआत से संबंधित किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए सिविल सेवा की शुरुआत से संबंधित जो समिति का गठन किया गया था वो मैकाले समिति थी और यह समिति का गठन 1853 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और भारत में सिविल सेवा की शुरुआत 1854 से हुई है। तो ध्यान से इसको समझिएगा कि सिविल सेवा की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई थी वर्ष 1854 से, और इसके लिए मैकाले समिति का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था जो होती थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो कंपनी के हाथों से सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न ये 1858 का जो अधिनियम था, तो 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन व्यवस्था सीधे इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली जाती है। तो दोस्तों इस सीरीज में 20 प्रश्न और इन 20 प्रश्नों के साथ यह सीरीज का यह पहला वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।